सो वेलकम बैक स्टूडेंट। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप सभी ने वीडियो के इस चैप्टर के दो पार्ट देखे हुए हैं एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम पूरी तरीके से क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से रिलेटेड चैलेंजेस है वो हम देख रहे हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है बच्चों, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अगर आपके पास समय है तो पूरा ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अगेन आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे नोट्स के लिए जुड़ सकते हैं। ट्विटर पे भी हम आपके लिए फाइट करते रहते हैं, तो वहाँ जाके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, अगर आपको याद हो तो हमने पहले और दूसरे पार्ट के अंदर जो चैलेंजेस थे उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो हमने देख लिए थे, और हमें लगता था कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 ही चीज़ ऐसी है जो इंडियन गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस आए थे। बट बिफोर यू मस्ट रिमाइंड दिस कि भाई यही प्रॉब्लम्स नहीं है, और भी प्रॉब्लम्स थी और जो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी आप देखने की कोशिश करिएगा तो आप देखेंगे कि इसमें किस तरीके से इंटीग्रेशन के बारे में भी प्रॉब्लम थी। अगर आप भारत को देखें तो हमारा आज़ाद भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार था, मतलब कि हमने पाकिस्तान और साथ में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया आज़ाद। लेकिन भारत के अंदर एक और प्रॉब्लम थी, वो थी प्रिंसली स्टेट को लेके। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये भी देखने की करेंगे कि एंड में लास्ट में भारत के जो भी हेड थे उन्होंने क्या डिसीजन लिया इसके ऊपर। तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप जरूर पूरा एंड तक देखिएगा। अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप आजाद भारत के बिफोर स्टार्टिंग टाइम पीरियड में देखें तो कुछ हिस्सा अगर आप देखें तो अंग्रेजों के अंडर में था, एंड दिस इज कॉल्ड द ब्रिटिश प्रोविंशंस, मतलब ब्रिटिश प्रांत। आपको रेड में दिखाई दे रहे ना, मतलब जितने भी डायरेक्टली अंडर कंट्रोल होते थे ब्रिटिश के इलाकों के अंदर, वो सारे के सारे हमारे ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश प्रांत के अंदर पूरी तरीके से आते थे। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे थे। तो आप सभी को यू नीड टू फाइंड दिस कि कितने प्रोविजंस, मतलब जैसे हमारे भारत के अंदर प्रिंसली स्टेट तो कहा जाता है कि 565 थी, ठीक है। जितना भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है येलो पोर्शन के अंदर, वो सारी 565 रियासतों में से एक थी, मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े रियासतें थी। बट अंग्रेजों का जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है, रेड जोन, डेंजर जोन वाला इलाका, उसमें आपको ये बताना है कि हमारे भारत के अंदर अंग्रेजों के कितने प्रोविजंस थे, कितने प्रांत थे, वो आपको जरूर बताना, बिकॉज यूपीएससी के लेवल के अंदर ये चीज कई बार पूछी गई है। तो आप उसे फाइंड आउट जरूर करिएगा कि जब अंग्रेज लोग थे तो अगर रेड जोन जितना आपको दिखाई दे रहा है, इतना प्लेस अगर ब्रिटिशर्स का था तो उसमें कितने प्रोविजंस थे, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब इलेक्शन होंगे तो ब्रिटिश प्रोविजंस से भी हमारे एमपी एमएलए निकाले जाएंगे। वो आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा, लेकिन 12th में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल सा आपने क्या समझ लिया, आपने समझ लिया कि जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था तो उस टाइम पीरियड पे भारत की सिचुएशन कुछ ऐसी थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेड में पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में जगह थी, और आपको येलो में जो दिखाई दे रही है वो पूरी की पूरी रियासतों के हाथ में जो थी वो सारी जगह हमें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर था, क्लियर ये था कि जिस टाइम पीरियड पे अंग्रेज लोग थे तो उस टाइम पीरियड पे आप देखेंगे पैरामोंसी जो होती थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ही होती थी। मतलब जितने भी येलो पोर्शन वाले आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉलिसी होती थी वो सरकार ही चलाती थी, लेकिन मतलब अंग्रेज लोग ही चलाते थे, और अंग्रेजों को जो राजा रजवाड़े होते थे थोड़ा बहुत टैक्स दे दिया करते थे, और जो राजा लोग हुआ करते थे वो अपने स्टेट्स के अंदर सोवरेनिटी, अपनी खुद की सोवरेनिटी को बरकरार रखते थे और छोटे मोटे स्टेटस का इस्तेमाल कर लिया करते थे, और अंग्रेजों को इससे कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, और ना तो प्रिंसली स्टेट्स को दिक्कत होती है। अगर आपने लगान मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि क्या सीन हो रहा होगा, है ना। तो ये एक सिस्टम था जिसे हमने पैरामोंसी के नाम से बोला, और ये अंग्रेजों की पैरामोंसी थी। बट अगर आप याद करें कि जिस टाइम पीरियड के अंदर अंग्रेज लोग थे तो उस टाइम पीरियड पे तो आप देखेंगे क्या, द पैरामोंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट एंड डिड लैप्स आफ्टर द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब ये सिस्टम जब तक ही काम करता था जब अंग्रेज लोग थे भारत के अंदर, और अंग्रेजों का पूरी तरीके से कंट्रोल सारे के सारे ब्रिटिश प्रोविजंस या जो भी प्रिंसली स्टेट थी उनके ऊपर था। लेकिन आप नोटिस करेंगे जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे तो ये जो क्राउन की पैरामोंसी है ना, मतलब जिस तरीके से रानी का जो शासन के नाम पे शासन भारत के अंदर चलाया जा रहा था,
प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर भी, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो जो हमारी 565 रियासतें बची हुई हैं, जो 565 रियासतें बची हुई हैं, अब नाउ दे हैव 3 ऑप्शंस। मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि जब तक अंग्रेज थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अंग्रेजों को वो अच्छी तरीके से मतलब उनको टैक्स देते थे, उनकी बातें मानते थे, और अंग्रेज थोड़ा बहुत उनको मैं कह सकता हूँ पावर भी दे दिया करते थे। यहाँ पे जब अंग्रेज चले जाएंगे तो आपको देखेंगे कि जो अंग्रेजों के अंडर में जगह है, वही तो अंग्रेज लोग क्या कहते हैं, भारतीय लोगों को ट्रांसफर करेंगे। जो रियासतें अपनी खुद की राजा रजवाड़ों की है, उनको ट्रांसफर करने का ठेका अंग्रेजों ने नहीं लिया हुआ था। सो ऑन दिस टाइम जब ब्रिटिश पैरामोंसी का सिस्टम खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स के पास सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन को ट्रांसफर करने का भारतीय लोगों को हक है। लेकिन जो बेचारे जो प्रिंसली स्टेट्स हमारे भारत के अंदर रहते थे, तो आप नोटिस करेंगे कि उस टाइम पीरियड पे उन प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन हुआ करते थे। नंबर 1, या तो वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, नंबर 2, या तो वो इंडिया में ज्वाइन हो जाएं, और नंबर 3, वो अपने खुद का रिमेन इंडिपेंडेंट देश बना सकते हैं। तो अब आप सोचिए कितना मुश्किल था हमारे भारत के लिए कि मतलब हमने अंग्रेजों से तो अलग लड़ाई करी इतने टाइम पीरियड तक, और अंग्रेजों ने कहा ठीक है हम आपको आज़ादी देते हैं। और सोचिए अगर वो हमें आज़ादी दे भी रहे होते तो वो जो रेड जोन अभी आपने देखा, उतना ही जोन हमें मिल पाता। लेकिन अब देखिए 565 रियासतें, अलग अलग उनकी अपनी डिमांडें, किसी की रियासत की अपनी खुद की सेना है, किसी की अपनी खुद की करेंसी है, किसी के अपने खुद के सैनिक है। तो सोचिए उन्हें कभी ये लगा ही नहीं कि भारत देश कभी गुलाम हुआ होगा। वो तो खैर अपना ही मतलब मस्त मौज मारते थे, हिरन का शिकार करना, लॉयन का शिकार करना, अपनी लग्जरियस लाइफ जीते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो एट दिस टाइम भारत के लोगों को प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारा जो भारत था, हमने पूरी तरीके से क्या बोला था, हमने यही कहा था कि जब भारत देश आज़ाद होगा तो हम पूरी तरीके से सभी लोगों को समान लेके आएंगे। अब यहाँ पे समानता तो हो नहीं रही थी। अंग्रेज लोग तो अपना लैंड जो था वो हमें ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जो लोग थे उन्होंने उनको तो क्या कहते हैं अलग आज़ादी दे रखी थी। तो उनके पास 3 ऑप्शन थे, किनके पास, प्रिंसली स्टेट्स के पास। अब अगर मान लीजिए कि वो अपने 3 ऑप्शन में पाकिस्तान के साथ चले जाए तो हमें दिक्कत, अपना खुद का इंडिपेंडेंस देश बना ले तो हमें दिक्कत, भारत में विलय हो जाए तो भारत में अगर वो विलय होना चाहते हैं, पार्ट बनना चाहते हैं, तो उन्हें हमें थोड़ा बहुत लालच देना पड़ेगा, उनको मतलब सीटें देनी पड़ेंगी, या उनको कुछ ऐसा प्रीवी पर्स के बारे में आपने सुना होगा। प्रीवी पर्स के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवी पर्स जैसी चीज़ों को देने की कोशिश करी जो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में हटा ली गई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अनकही अनसुलझी बातें हैं। तो बहुत डीपली ना जाते हुए इतना समझिए कि प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम थी तो क्योंकि कहा कि आप अपना खुद का रिमेन स्टेटस बना सकते हैं, मतलब रिमेन कंट्री बना सकते हो। त्रावणकोर आज का केरला अगर आप देखें तो त्रावणकोर ने सबसे पहले बोल दिया भाई हम तो आज़ाद होना चाहते हैं। दूसरा, हैदराबाद ने भी अनाउंस कर दिया कि भाई हम पूरी तरीके से अपना अलग देश बनाएंगे। तो अब कितना मतलब अजीब सा सोचेंगे, मतलब आपको अटक से लेके कटक जाना हो, कन्याकुमारी से लेके क्या कहते हो जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक जाना हो, तो सोचिए कितने बैरियर्स पड़ेंगे। मतलब अभी आप एक देश के अंदर है, फिर दूसरे राज्य से निकलेंगे तो आपको अलग वीज़ा, पासपोर्ट, परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब आज़ादी मिल गई है, लेकिन अपने ही देश के अंदर हमने मतलब पार्ट्स को तोड़ दिया, जो बहुत बड़ी मुश्किल थी। और ऐसा बहुत से देशों के साथ हुआ है। आप देखेंगे जहां जहां अंग्रेजों ने राज करा उनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है। हालांकि पेपर के अंदर ये पूछा जाता है कि समस्या का समाधान करने के लिए किया क्या गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी इंडिपेंडेंस लोग थे, हमारा मेन मकसद था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द डेमोक्रेसी लाया जाएगा और यूनिटी लाई जाएगी। इन द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट गवर्नमेंट वर रन इन द नॉन डेमोक्रेटिक मैनर्स। और अगर मान लीजिए कि प्रिंसली स्टेट आजाद भी हो जाते हैं, अपना अलग देश भी बना लेते हैं, तो डेमोक्रेटिक मैनर के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो बेचारे फिर वहां के शासक ही सब अपने जलाएंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा नहीं। वो जो कहेगा वो होगा, तुम कहोगे दिन तो हम दिन कहेंगे, तुम कहोगे रात तो हम रात कहेंगे, ये वाला सीन हो जाएगा जो बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए हमने कहा भैया हमें एक्शन लेना पड़ेगा। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर अगर आप देखें तो शुरुआती समय में यहाँ पे ग्रेटेस्ट लीडर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो क्लास 12th के अंदर आपका नया चीज ऐड हुआ है। तो जैसे ही मैंने कहा है कि जो भी नई चीज ऐड होती है मैं उसके लिए एक अलग से टॉपिक बनाता हूँ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ द इंडिया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनके नाम पे बनी थी। मोदी जी ने इनके नाम पे 3000 करोड़ की मूर्ति बनाई। तो सोचिए ही इज समथिंग
ही इज समथिंग, तो इसीलिए ऐसा कुछ है चैप्टर के अंदर। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप देखिए तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट ऑफ दिस पॉसिबल डिवीजन, मतलब ये जो संभव स्थिति के हिसाब से भारत का डिवीजन हो रहा है कि मतलब भारत एक अलग आज़ाद हो रहा है, पाकिस्तान तो वैसे ही हमें धोखा देके चला गया, उसके बाद क्या कहते हैं अब 565 रियासतों को भी अगर आज़ाद कर देंगे तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सबसे ग्रेट रोल निभाया है, इसीलिए इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक बनाया जाएगा। लेकिन फिर आप देखिए कि यहाँ पे सरकार ने क्या सोचा इसके बारे में। सरकार ने 3 कंसिडरेशन दिए, मतलब उस टाइम की सरकार यानी कि हमारी कांग्रेस ने, हमारी इन द सेंस देश की कांग्रेस ने उस टाइम पीरियड पे ये स्टेप लिया। नंबर 1 स्टेप क्या लिया? नंबर 1 स्टेप ये लिया कि पीपल ऑफ द मोस्ट प्रिंसली स्टेट वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ये अच्छा था कि 565 रियासतों में से बहुत सी रियासतें जो थी वो भारत का पार्ट बनना चाहती थी, और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत अच्छा खेल गए, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्या कहते हैं सभी को मनाया। द गवर्नमेंट वॉज रेडी टू गिव द ऑटोनॉमस टू द सम रीजन। अब मान लीजिए कि कोई राजा नहीं मानता था तो वहां पे हम किसी ना किसी क्या कहते हैं राज्य को ऑटोनॉमी देने के लिए भी तैयार थे, मतलब थोड़ी बहुत स्वतंत्रता देने के लिए भी तैयार थे, जैसा हमने जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी किया था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मेन ये था कि कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ नेशन अज्यूम्ड सुपर इंपॉर्टेंस। मेन ये था कि जब प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ कर दिया जाएगा, सारी रियासतों को एक साथ कर दिया जाएगा, तो इनके हिसाब से बाउंड्रीज को तय करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी, मतलब हमने ब्रिटिश प्रांत के, ब्रिटिश प्रोविजंस के इलाकों को तो अपने अंडर में ले लिया, और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको अपने अंडर में ले लिया। लेने के बाद अब बारी आती है यहाँ पे सही तरीके से टेरिटोरियल क्या कहते हैं बाउंड्रीज को बनाना, कि उत्तर प्रदेश बनेगा तो कितना बनेगा, राजस्थान बनेगा तो कितना बनेगा, बिहार बनेगा तो कितना बनेगा, तमिलनाडु, मद्रास, मैसूर, ऐसे जितने भी स्टेट्स बनाए जा रहे हैं वो कैसे बनेंगे। ये एक प्रॉब्लम का इशू था, ये एक मुद्दा था सबसे बड़ा, तो उसके ऊपर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया, सैल्यूट है उनको कि वो आज हमारे भारत के अंदर इतने बड़े व्यक्ति हैं कि उन्होंने उस टाइम पीरियड पे इस प्रॉब्लम को फेस किया और इतना बड़ा स्टेप लिया। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपनी बर्थडे पार्टी के अंदर 100 लोगों को कन्विंस करना है कि क्या कहते हैं इस प्लेस पे आना है भाई, मैं पार्टी दे रहा हूँ, तो आप 100 लोगों को भी कन्विंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बंदे ने क्या कहते हैं 565 रियासतों को कन्विंस करा बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब जहां पे सीधी उंगली से घी नहीं निकली वहां पे इन्होंने उंगली टेढ़ी करी। सो दैट इज वाई इनके लिए हमें क्या कहते हैं 1 लाइक तो कर देना चाहिए इस चैनल पे, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस लेवल की चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट दिस। अब यहाँ पे 2 चीज सामने आई, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज वाई इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, बहुत अच्छा तरीके से मैं समझाऊंगा। और यहाँ पे 2 चीज थी, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज है, ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मतलब कि आज के डेट में आप लोग स्कूल के अंदर कहते हैं ना कि माँ कसम खाने के लिए, कि माँ कसम खा, कि भाई तो बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब माँ कसम एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उस टाइम पीरियड पे। मतलब 565 रियासतें में से जो भी रियासतें भारत के अंदर विलय हो रही थी उनसे हमने एक रिटर्न संधि पत्र साइन करा। अब ऐसा नहीं है कि हम हवा में बोल रहे हैं, हमने सभी से एक रिटर्न संधि पत्र साइन करवाया। हमने कहा कि भैया जो भी विलय हो रहा है इस संधि पत्र पे साइन कर दीजिएगा ताकि हमारे पास प्रूफ रहे, है ना। तो ऐसे स्कूल टाइम पे बच्चों के लिए माँ कसम का प्रूफ होता है कि तूने माँ कसम खाई थी, तूने बिल्कुल कहा था करूंगा माँ कसम खा के। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे ये एक तरीके की मम्मी कसम थी कि भाई हाँ ठीक है मॉम स्वेयर है, और यहाँ पे क्या कहते हैं हम आपके साथ विलय हो रहे हैं। तो एक होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर ये होता है कि जब कोई भी प्रिंसली स्टेट्स भारत के अंदर अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर आप नोटिस करेंगे उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई भी बंदा भारत के साथ विलय ना होते हुए अपना खुद का स्टेट बनाना चाहता है उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामोन्सी। ये चीज आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जिन जिन देशों के साथ साइन करवाए गए उन देशों के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया गया। ये कुछ ऐसा था, आप देख सकते हैं। अब पेपर के अंदर आपकी बुक के अंदर बहुत डिफिकल्ट था, मतलब 1947 में हम भारत देश आजाद हो तो चुके थे, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर इसमें कुछ गड़बड़ थी दया। मतलब गड़बड़ इन द सेंस समझते हैं कि 565 रियासतों में से काफी रियासतों को अपने बाय हुक और बाय क्रुक बना लिया था, लेकिन ये 4 जो रियासतें थी, ये 4 रियासतें नहीं जुड़ पाई हमारे साथ।
अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर कश्मीर इशू के बारे में आगे बताया जाएगा, जूनागढ़ के बारे में कुछ नहीं बताया गया, मणिपुर हैदराबाद के बारे में बताया गया, तो हम उसी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको अलग से पढ़ना है तो आप अलग से विकिपीडिया या दूसरी और चीज़ों पे भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा जानकारी के लिए जूनागढ़ का इशू क्या था और साथ में आपका क्या कहते हैं कश्मीर का इशू क्या था, वो हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हैदराबाद के बारे में। अगर आप हैदराबाद देखें तो आपको ये हैदराबाद दिखाई दे रहा है। हैदराबाद इज अ पार्ट ऑफ तेलंगाना, कर्नाटका और उसके बाद महाराष्ट्र रीजन, ठीक है। मतलब 3 जगहों को ये कवर करता था। मतलब ये एक ऐसा स्टेट था, क्योंकि मैंने बताया ना जब प्रिंसली स्टेटों को जोड़ा जाएगा, तो फिर आप नोटिस करेंगे कि ये स्टेट बाद में डिवाइड होंगे, है ना। तो हैदराबाद समथिंग लाइक दिस, आप देख सकते हैं ये दिल की शेप मैंने बना दी इसमें। तो कहने का मतलब ये था कि हैदराबाद कुछ ऐसा रीजन था जो 3 स्टेटों को कवर करता था और ये साउथ सेंट्रल रीजन के अंदर आता था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी, हैदराबाद जो था ना वो सारे राज्यों में से, मतलब सारे प्रिंसली स्टेट्सों में से उस्मान अली खान जो 7th निजाम ऑफ द हैदराबाद थे, ये स्टेट हैदराबाद का रीजन उनका बहुत ही ज्यादा बड़ा था, बहुत ही ज्यादा बड़ा। आप देख सकते हैं वहां के राजा 29 अगस्त 1911 से वहां पे उस रीजन को चला रहे थे। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हैदराबाद, मैंने बताया ना कि हैदराबाद के निजाम ने, कौन से निजाम, 7वें निजाम ने क्या करा, बड़ी रियासतों को क्या कहते हैं बोला कि भैया अब हम तो करेंगे पार्टी चलेगी सारी रात और हम भारत के साथ नहीं जाना चाहते, हम अपने देश का क्या कहते हैं खुद ही एक अलग झंडा बनाएंगे, हमारे पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, हम अपने देश की आर्मी बनाएंगे, अपने देश की पॉलिसी बनाएंगे, इसीलिए हैदराबाद जो है वो पूरी तरीके से एक अलग स्टेट बनेगा। बिल्कुल बनेगा। यहाँ एक प्रॉब्लम यही थी। अब जो बिल्कुल कह दिया उन्होंने कि बनेगा, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई वो हम देख सकते हैं कि हैदराबाद अपने देश को बोलना चाहता था कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र है। स्वतंत्र देश का दर्जा जब उसने दे दिया तो वहां हमारी क्या हो गई, हमारी क्या कहते हैं खिसक गई। कहने का मतलब ये कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये बंदा क्या कहते हैं हैदराबाद का निज़ाम एक अलग से अपना राज्य बनाना चाहता है, तो कुछ ना कुछ इशू जरूर होगा। अब इशू क्या है वो समझिए। यहाँ पे 1947 के टाइम पीरियड पे जब भारत देश आज़ाद हो रहा था तो उसने हमारे साथ एक साइन करा था, वो कहा था स्टैंड स्टिल की पॉलिसी, जैसे हिंदी बोलते हैं यथास्थिति बनाए रखना। तो यथास्थिति बनाए रखने का मतलब ये होता है कि अभी हम सोचेगा, मतलब अपन सोचेगा और लेट्स डिसाइड आफ्टर सम टाइम एंड आई विल टेल यू अबाउट दिस कि हम आपके साथ पार्टी मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, आपके साथ इंडिपेंडेंस डे के टाइम पीरियड पे हक करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो एक इन फ्यूचर में था, लेकिन यहाँ पे क्या था कि उन्होंने कहा कि अब 1947 में स्टैंड स्टिल की पॉलिसी अपना रहे हैं, इन फ्यूचर देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन उन्होंने अपने आप को क्या बोल दिया कि भैया करेंगे पार्टी सारी रात, और यहाँ पे अब उसने अपने देश को आज़ाद बोल दिया और बोला कि हम पूरी तरीके से आज़ाद हो रहे हैं। अब यहाँ पे जब आज़ादी के लिए उन्होंने बोल दिया तो फिर आप नोटिस करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल अत्ता माजी सटकली, कहने का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ठीक है देखते हैं क्या होता है। देन फाइनली उन्होंने क्या कहते हैं पहली बार किसी स्टेट को किसी प्रिंसली स्टेट को पूरी तरीके से आप देखेंगे आर्मी की जोर पे उन्होंने निज़ाम को पूरी तरीके से घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। सो फिर वो ऐसे उनको नमस्ते करते हुए बाबूजी प्रणाम, हवा में प्रणाम। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है। और अब ये कैसे क्या कहते हैं वॉर में इन्वॉल्व हुए, कैसे निज़ाम एग्री हुए, निज़ाम की क्या प्रॉब्लम थी वो हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले निज़ाम की अगर बात कर ली जाए तो आप नोटिस करेंगे कि हैदराबाद जो निज़ाम है वहाँ पे निज़ाम एक क्या कहते हैं इस्लाम को बिलोंग करने वाले एक मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान से ये बिलोंग करते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हैदराबाद के लोगों ने निज़ाम के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। तो आप नोटिस करेंगे कि हैदराबाद शहर के अंदर आंदोलन बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में तेलंगाना के किसान जो थे उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे फिर ये मामला धीरे धीरे बहुत ही तेजी से क्या कहते हैं फैल गया, कहाँ पे, पूरे के पूरे हैदराबाद के अंदर। तेलंगाना के किसानों ने अपना आंदोलन करा। इवन फसल से रिलेटेड कुछ आंदोलन था ये, जिसमें फसलों की पैदावार के हिसाब से उसमें उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा था, वो एक इशू था। और ये इशू इतना ज़्यादा निज़ाम के खिलाफ फैल गया कि यहाँ लगने लग गया लोगों को कि कहीं ना कहीं निज़ाम जो है ना वो पूरी तरीके
तरीके से आप नोटिस करेंगे निजाम पूरी तरीके से हिंदुओं के सपोर्ट में नहीं था, मुसलमानों के सपोर्ट में ज्यादा था। तो यहाँ पे फिर आप नोटिस करेंगे आंदोलन का नेतृत्व उस टाइम पीरियड पे कम्युनिस्ट ने और हैदराबाद के कांग्रेस ने, मतलब क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो थी हमारी, उन्होंने सपोर्ट करा। और फिर आप नोटिस करेंगे ये एलिगेशन लगाया गया निजाम के ऊपर कि निजाम जो है ना वो पूरी तरीके से अपनी खुद की पैरामिलिट्री फोर्स बना के रजाकारों का इस्तेमाल करता है और रजाकारों का इस्तेमाल करके वो पूरी तरीके से क्या कहते हैं पूरी तरीके से लोगों पे अटैक कराता है। अटैक के अंदर ये कहा जाता था कि वो नॉन मुस्लिम जो लोग हुआ करते थे उन पे ही अटैक करवाया जाता था, टारगेट्स मेन वही होते थे। अब क्योंकि भाई हमारा भारत देश है तो हमें एक बहाना मिल गया कि यहाँ पे निजाम के खिलाफ, मतलब उसी के देश के अंदर, उसी के राज्य के अंदर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे एक मौका मिला। और मौका मिलने के बाद यहाँ पे निजाम के साथ क्या कर दिया गया, निजाम के साथ पूरी तरीके से वॉर डिक्लेयर कर दिया गया। और जो वॉर डिक्लेयर करा गया, दिस इज कॉल्ड द ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो भारत के द्वारा चलाया गया 13 से 18 सितंबर के बीच में 1948 के टाइम पीरियड में चलाया गया। आप देख सकते हो इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरी तरीके से हैदराबाद जो है फिर इंडियन यूनियन का स्टेट बन गया सितंबर 1948 के अंदर। वॉर का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, कुछ दिनों की लड़ाई के बाद निजाम ने कहा कि भैया अब हमारे बस की नहीं है, हम आपसे लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया एंड नाउ ही बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरीज। ऑपरेशन पोलो आपको याद रखना पड़ेगा, मे भी पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें वो है मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल कोने पे ये रहा, है ना। तो मणिपुर में बहुत सारे राजा बहुत टाइम से राज कर रहे थे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये बोधचंद्र सिंह लास्ट में 1941 से 49 के बीच में थे। अब ये एक इंटरेस्टिंग केस पता क्यों है, ये एक इंटरेस्टिंग केस ये है कि मान लीजिए कि वहां पे ना निजाम की प्रॉब्लम थी, निजाम के खिलाफ थे लोग, और यहाँ पे फिर इसी वजह से ऑपरेशन पोलो जो है वो चलाया गया। और यहाँ पे फिर आप नोटिस करेंगे निजाम को हटा देगा, निजाम की जनता उसके खिलाफ थी। लेकिन यहाँ पे एक अलग सिस्टम था, यहाँ पे सिस्टम ये था कि जो मणिपुर है, मणिपुर की जनता ने पूरी तरीके से राजा को मान लिया। मतलब कि मणिपुर की जनता ने पूरी तरीके से ये कहा क्या कहते हैं जून 1948 के अंदर कि जनता के दबाव में ना मणिपुर के अंदर चुनाव करवाए गए। मतलब चुनाव इसलिए करवाए गए कि राजा ये सोचता था कि मणिपुर की जनता अगर मुझे चाहती है तो मुझे चुनाव करवाना पड़ेगा, अगर वो एग्री है पूरी तरीके से तो मैं उनके ऊपर राज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप नोटिस करेंगे आज़ादी के बाद 1947 की आज़ादी के बाद मणिपुर एक पहला ऐसा स्टेट बना जहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हुआ, मतलब सार्वभौमिक विषयक मताधिकार हुए। कहीं पे पूरे देश में नहीं हुए थे लेकिन मणिपुर में सबसे पहले हुआ। और मणिपुर के लोगों ने संवैधानिक राजतंत्र अडॉप्ट करा। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की सिस्टम, जैसे इंग्लैंड के अंदर है कि वहां पे रानी राज करेगी लेकिन संविधान चलेगा, तो सेम मणिपुर के अंदर भी ऐसा हुआ कि मणिपुर के लोगों ने कहा हम राजा को पसंद करते हैं लेकिन राजा जो है संविधान को फॉलो कर रहा है तो वो अच्छी बात है। लेकिन आप नोटिस करेंगे यहाँ पे चुनाव जो है भारत के पहले भाग में हुआ और आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बुद्धचंद्र सिंह थे उन्होंने क्या कहते हैं फाइनली बोल दिया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने के लिए। मतलब अब यहाँ पे हम नहीं चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से क्या कहते हैं हमारा भारत देश टूटे, लेकिन फिर भी हमने उनसे साइन करवाया। तो ऐसा पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मणिपुर की जनता इसके पूरे खिलाफ थी, लेकिन कुछ कांग्रेस जो मणिपुर के अंदर उनकी असेंबली चल रही थी, कुछ मणिपुर की असेंबली इसके सपोर्ट में थी, कुछ इसके विरोध में थी। ऑफ कोर्स एक सिक्के के दो पहलू की तरह, लेकिन क्योंकि हमें भारत देश को एक जोड़ना है तो हमें कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये किया। और आप देख सकते हैं सितंबर 1949 के अंदर फाइनली क्या कहते हैं उन्होंने विले समझौते पे साइन कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन होने के बावजूद भी उनका एनेक्स कराया गया। और यहाँ पे आप देखेंगे मणिपुर आज भी हमसे खफा है, मतलब वो आज भी हमसे इससे गुस्सा है कि उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे राजा को क्या कहते हैं उनसे सत्ता छीन ली गई, जबकि हम पूरी तरीके से एग्री थे। तो इसलिए आप देखेंगे क्योंकि मणिपुर हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था, वो बिल्कुल एंड में पड़ता है, और एंड में पड़ता है तो कोई हमारे साथ क्या कहते हैं इंटरफेयर कर सकता है, हमारी बाउंड्री के अंदर घुस सकता है वहाँ से भी, तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में जान लिया, हैदराबाद के बारे में, मणिपुर के बारे में, कश्मीर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और जूनागढ़ के बारे में से कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमने जब भारत देश बना लिया
सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक कर लिया, तो एक करने के बाद हमारे सामने आती है अब सीमाएं खींचना, मतलब आंतरिक सीमाएं, भारत के अंदर जो भी जगहें हैं उनको बताना कितना 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 इलाका किसका है। तो ये हमें चुनना था, और इसके लिए आप देखेंगे कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारी क्या कहते हैं नेशनल यूनिटी खराब ना हो, तो इसके लिए हमारे कल्चर खराब ना हो, क्योंकि हमारा कल्चर में आपको पता है कितने सारे लोग हैं, कितने धर्म भाषा बोलने लोग हैं। तो इसीलिए हमने कहा शुरुआती समय में यार कैसे इसको क्या कहते हैं किया जाए। तो अंग्रेजों ने 1912 के अंदर ही पहली भाषा के आधार पर कुछ राज्यों का गठन किया था, और भाषा के आधार पर पहले उत्तर प्रदेश निकल चुका था, आसाम बढ़ चुका था पहले से ही जब अंग्रेज लोग थे। लेकिन आज़ादी के बाद 1947 की आज़ादी के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो मोस्टली रिकमेंडेशन ऐसी आई, कैसी आई, मोस्टली रिकमेंडेशन ऐसी आई कि भाषा के आधार पर ही राज्य बनने चाहिए। और हमें लग रहा था कि यार हमारा नेशनल मूवमेंट जो है वो लिंग्विस्टिक बेस अगर हुआ, मतलब हमने अगर राज्यों को भाषाओं के आधार पर अगर बांटना चालू कर दिया, तो फिर आप नोटिस करेंगे देश में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सेंट्रल की गवर्नमेंट ने लिंग्विस्टिक स्टेट जो है उसको मना कर दिया, मतलब उसको पोस्टपोन कर दिया, और ये कहा कि इससे हमारा देश जो है टूट सकता है। मतलब अगर हम भाषा के आधार पर क्या कहते हैं राज्यों को बांटेंगे, तो फिर आप नोटिस करेंगे टूट सकता है। मतलब कि 1953 से पहले भी JVP कमीशन, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल कमीशन बना था, जिस कमीशन ने पूरी तरीके से बोला था कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बांटना चाहिए। उन्होंने इसका अगेंस्ट पूरी तरीके से विरोध कर दिया था, और इस मामले को उन्होंने टाल दिया था। टालने के बाद उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर क्या कहते हैं हम राज्यों का विघटन नहीं करेंगे। लेकिन फिर आप नोटिस करेंगे कि लोकल लीडर्स जो थे, हर जगहों के लोकल लीडर्स, उन्होंने इसका विरोध करना चालू कर दिया। मतलब अभी हमने भाषा के आधार पर राज्यों के बारे में जब विरोध कर दिया, तो लोकल लीडर इसके अगेंस्ट हो गए कि नहीं ऐसा कैसे होगा। इसलिए फिर आप नोटिस करेंगे पूरे भारत देश के अंदर आंदोलन छिड़ने लग गया। आंदोलन सबसे पहले विशाल आंध्र आंदोलन था। विशाल आंध्र आंदोलन अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे क्या मद्रास था शुरुआती समय के अंदर, ठीक है। ये ओल्ड मद्रास था इतना प्लेस, और यहाँ पे तेलुगु भाषा के लोगों ने मद्रास से एक अलग राज्य की मांग करी, एंड दिस इज कॉल्ड आंध्र प्रदेश। विशाल आंध्र मूवमेंट चलाया गया था सेपरेट आंध्र प्रदेश की मांग के लिए, तेलुगु लोगों के लिए। तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में राजनीतिक दल जो है बहुत तेजी से आंदोलन के समर्थन में आए, और फिर आप नोटिस करेंगे एक व्यक्ति है जिन्हें आप देखते हैं पुट्टी श्री रामुलु। इन्होंने क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता है, दिग्गज गांधीवादी हैं। इन्होंने उपवास रख लिया, फास्ट रख लिया 56 दिनों तक इन्होंने फास्ट रखा। आई डोंट नो इन्होंने 56 दिन तक कैसे फास्ट रख लिया, लेकिन फास्ट रखा गया था और इनकी डेथ हो गई थी। और जब इनकी डेथ हो गई तो आप देखेंगे डेथ के बाद पूरी तरीके से कांग्रेस की जो लेजिस्लेचर थी उसमें बहुत सारे नेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद पूरे के पूरे मद्रास के अंदर एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, और इसकी वजह से मद्रास से एक अलग राज्य बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश दिसंबर 1952 के अंदर एक पहला ऐसा राज्य बना जो भाषा के आधार पे था। मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य पहला बना, जो JVP कमीशन के द्वारा बनाया गया था। और उसके बाद क्या कहते हैं फिर तो भाषा के आधार पर सभी राज्यों ने एक अलग अलग डिमांड करनी चालू कर दी कि हमें भी भाषा के आधार पे चाहिए, हमें भी भाषा के आधार पे चाहिए। बिहार में बिहारी थे, उत्तर प्रदेश में मतलब जो भी भोजपुरी टाइप के लोग थे, राजस्थान में राजस्थानी लोग थे, महाराष्ट्र में मराठी लोग थे। ऐसे बहुत लोगों ने भाषा के आधार पर जगहों को अलग डिमांड करना चालू कर दिया। सो दैट इज वाई यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी गई 1953 के अंदर, क्योंकि सरकार जो है ना वो इन चीजों के अंदर उलझना नहीं चाहती। तो उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग में फजल अली कमीशन जो है, फजल अली कमीशन उनके नाम पे बनाया गया एक कमीशन जिसे फजल अली कमीशन बोलते हैं। मतलब JVP कमीशन जो था उन्होंने तो भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने के लिए, देश को बांटने के लिए मना कर दिया, लेकिन फजल अली कमीशन ने जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था तो उनके चेयरमैन फजल अली थे, और उन्होंने कहा कि हमें भाषा के आधार पर ही राज्यों को बांटना चाहिए। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन 1956 में दी, 3 साल के बाद। जब उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी 14 स्टेट्स बनी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी, और उसके बाद 1956 के बाद तो पता नहीं कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनती रही।
और जब बनती रही तो एट प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो समय समय पे अलग अलग स्टेट्स की डिमांड होने लग गई, अलग अलग स्टेट्स बनने लग गए। 1956 के अंदर ये रिकमेंडेशन आई, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज, फिर 72, 87, 69, 70, 87, 66, 54, ऐसे बहुत से। लास्ट में हमने देखा 2014 के अंदर तेलंगाना जो था, तेलंगाना वो भी आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। तो सोचिए वो भी क्या कहते हैं एक अलग स्टेट बना। और उसके बाद अगर हम एट प्रेजेंट टाइम पे देखें, एट प्रेजेंट टाइम पे तो हमारे पास जो टोटल है आप देख सकते हैं, टोटल हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 चौक 28 यानी कि 28 स्टेट्स है। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन टेरिटरीज है। देख सकते हैं ये करंट टॉपिक है, आपको इसे नोट डाउन जरूर कर लेना चाहिए। एट प्रेजेंट टाइम इतने स्टेट और इतने यूनियन टेरिटरीज हमारे भारत देश के अंदर है। समय के साथ साथ में भी शायद से इन फ्यूचर में इनमें भी डिमांड बढ़े और इनको भी आगे क्रिएट करा जाए। और भाषा के आधार पे राज्यों को बांटा जाता है और बहुत दिक्कत अभी भी चल रही है। असम के अंदर भी एक अलग राज्य बनने की डिमांड हो रही है, महाराष्ट्र के अंदर भी अलग हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक अलग डिमांड हो रही है। बट इतना ही चैप्टर के अंदर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम जल्दी क्या कहते हैं अगले पार्ट में मिलेंगे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में स्पेशल टॉपिक डिस्कस होगा, उसके लिए कोई एक अलग वीडियो आएगी। बट हमने क्या कहते हैं चैप्टर फिनिश कर दिया है। वीडियो कैसी लगी अपना रिस्पॉन्स जरूर करिएगा। दिस इज इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट।